हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ना। हमने अभी बहुत थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क अपना कर लिया है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होती है ना, नीड, पर्पस, सारे लॉजिक हमने समझ लिए, स्टेप्स भी हमने पढ़ लिए हैं, फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, स्टेटमेंट फॉर्म में हमने देख लिया है, सारी चीजें हमारी डन हो गई हैं। अब हमको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जांपल से हमको एक्चुअली समझ में आएगा कि कितनी थ्योरी भेजे में गई है ना। देखो, ये एक बार प्रैक्टिकल एग्जांपल पे जाने से पहले एक बार आपको फिर से स्टेप्स रिवाइज करा देता हूँ, है ना। वैसे तो सब आप लोगों को पता ही है। हम देखिए इनडायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं, है ना। इनडायरेक्ट मेथड में आपको कैश फ्लो, अभी हम ऑपरेटिंग की बात कर रहे हैं, अभी इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग पे नहीं गए। मैं आपको इंडिविजुअल इंडिविजुअल करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऑपरेटिंग के अगर हम दोनों अप्रोचेस पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डायरेक्ट, फिर इन्वेस्टिंग में भी हम इनडायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ेंगे, फिर फाइनेंस में भी हम इनडायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ेंगे, ऐसे करके पढ़ रहे हैं। इंडिविजुअल इंडिविजुअल टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सीए में यूएसए के स्टाइल के हिसाब से पढ़ रहे हैं। अगर ये चीज सीपीए या एसीसीए होती तो मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाता, फिर मैं आपको पूरा एक मेथड और उसका पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन और फिर दूसरा मेथड उसका फुल फ्लेज क्वेश्चन करके पढ़ाता। लेकिन क्योंकि सीए में यूएसए क्वेश्चन में आपको एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आना ही नहीं है, इंडिविजुअल टॉपिक करके आना है, इसलिए हम इंडिविजुअल टॉपिक पे ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, स्टार्टिंग विद नेट इनकम। आपको जब भी इनडायरेक्ट मेथड बनाते हैं तो आपको पता है आप नेट इनकम से ही स्टार्ट करते हैं, वो भी बिफोर टैक्सेस, ठीक है। आफ्टर टैक्स नहीं, बिफोर टैक्स ले लेना, टैक्स हम बाद में माइनस करेंगे लास्ट में, ऑपरेटिंग में ही करते हैं। तो पहले नेट इनकम ले लेना। नेट इनकम कहां से लेना, बहुत ईजी है, इनकम स्टेटमेंट ले लेना, वहां पे आपका नेट इनकम रखा होगा, वहां से उठा के यहाँ पे डाल देना, ठीक है। कुछ नहीं सोचना, सीधा उठा के डालना। हाँ, लेकिन बिफोर टैक्स वाला, आफ्टर टैक्स वाला नहीं, बिफोर टैक्स। अगर बिफोर टैक्स नहीं दे रखा, बस उसने सीधा नेट इनकम दे रखा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको थोड़ी ना पता उसमें कितना टैक्स लगा, जो दे रखा है वही ले लो। एड बैक नॉन कैश एक्सपेंसेस। अच्छा, अगर सोचो नेट इनकम भी दे रखा, बिफोर टैक्स भी दे रखा है, आफ्टर टैक्स नहीं दे रखा, लेकिन टैक्स रेट दे रखा है उसने, सॉरी, नेट प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर टैक्स और टैक्स रेट दे रखा, बिफोर टैक्स नहीं दे रखा, तो आपको निकालना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको, है ना, दे रखा है कि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और टैक्स का रेट भी दे रखा है, तो आप आराम से बेटा पहुंच सकते हो, है ना। इसमें से टैक्स का रेट भी आपको दे रखा है, तो कुछ भी नहीं है, तो वही फॉर्मूला होता है जैसे यूनिटरी वाला मेथड होता है अपना, ठीक है। जितना भी टैक्स रेट है वो आपको इंटू अपॉन 100 करके कर देना। ये भी जब एग्जाम्पल के साथ आएंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ। हालांकि इतने टेक्निकल वैसे बनता नहीं है, लेकिन स्टिल अगर ऐसा आया, क्योंकि हमें सिचुएशन देखनी पड़ेगी ना, कौन कौन सी सिचुएशन आ सकती है। चलिए, एड बैक नॉन कैश एक्सपेंसेस सबसे पहला काम है, क्योंकि ये जो नेट इनकम है ये नकली है। नकली है, मैंने आपको बहुत बार बताया, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नकली नकली खर्चे, नकली नकली इनकम प्लस या माइनस हो रखी है, तो हमको असली में पहुंचना है, तो वो जितना भी नकली सिस्टम प्लस या माइनस हो रखा है हमको हटाना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था हमको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज करने पड़ेंगे, जैसे प्लस या माइनस। अगर कोई नकली चीज प्लस हो रखी है तो उस नकली चीज को कैसे हटा सकते हैं, माइनस करके। अगर वही कोई नकली चीज माइनस हो रखी है तो उसको कैसे उठाएंगे, प्लस करके, है ना। मैथमेटिक्स हमको ये बताता है प्लस को काट सकते हैं माइनस से और माइनस को हम काट सकते हैं प्लस से, विद द सेम अमाउंट, है ना। तो इसलिए हम ये एड बैक कर देंगे। कौन से, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन। देखिए ये स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पार्ट 2 सेक्शन बी में डिटेल पढ़ते हैं, आपके पार्ट 1 के सिलेबस में नहीं है। लेकिन लेकिन नॉलेज वाइज के लिए यहाँ पे इसलिए लिख दिया गया कि बाय चांस अगर ये पेपर में आ गया तो आपको इसको दोबारा से एड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनसेशन कभी आपके जेब से गया ही नहीं है, ये बस एक लॉस है जो अकाउंट्स बताता है, हमको ऐसा फील हो रहा है। जैसे डेप्रिसिएशन है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके इतने, आपको अकाउंट्स क्या है, आपको फील कराता है ये डेप्रिसिएशन की, ये देखो तुम्हारी मशीन इतने रेट से घिस रही है, 10,000 रुपए से घिस गई। लेकिन मुझे बात बताओ, कौन सी मशीन है पूरी दुनिया में, कितनी भी अजम्पशन ले लो, कितना भी अकाउंट चले जाए, कोई बता ही नहीं सकता कि वो एक्चुअली में किस रेट से घिस रही है। हमें क्या पता, आपने बस एक अजम्पशन मान ली कि 10,000 रुपए से घिस रही है हर साल, हो सकता है 15,000 से घिस रही है। ये तो हमने अजम्पशन मान लिया, थोड़ी बहुत चीजें हमने डिजाइन कर ली कि भाई इसी हिसाब से घिसेगी। अब एग्जैक्ट तो हमको भी नहीं पता ना भाई साहब कि किस रेट से घिस रही है, क्योंकि क्वांटिफाई नहीं कर सकते ना आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन इन अकाउंटिंग वालों ने, मैथमेटिक्स वालों ने दुनिया में कुछ टूल्स लिया है जिसकी मदद से हम कुछ हद तक उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड, मैक आरएस, डबल डिक्लाइनिंग, है ना, डिमिनिशिंग। इन सब मेथड्स को यूज करके हमें थोड़ा बहुत पता चलेगा कि हाँ भाई इस रेट से घिस रही है और उसी रेट से खुश है हम।
है ना, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं है ना, और ना ही आपका एक्चुअली जेब से कभी ऐसा खर्चा निकला डेप्रिसिएशन का, है ना, तो ये जस्ट अ फीलिंग है। ऐसी स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन भी ऐसे ही बस आपको फील कराते हैं, लेकिन आपकी जेब से थोड़ी ना गया कभी, बस। एडजस्ट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये क्या है एडजस्टमेंट वर्किंग कैपिटल, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। स्टूडेंट्स तो एक तो यहां से कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वर्किंग कैपिटल कहां से आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट में वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बेटा कुछ नहीं होता, नेट करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज होता है। तो एसेट्स में जब आप लाइबिलिटी घटा देंगे तो जो रिमाइंडर अमाउंट बचेगा उसको वर्किंग कैपिटल या नेट वर्किंग कैपिटल आप बोल सकते हैं। अभी बात ये क्या है, आपको पता है जब मैं आपको इंडायरेक्ट अप्रोच पढ़ाता हूं तो मैंने आपको बताया था वहां पे इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी करके होता है ना, तो वो सारा का सारा इफेक्ट आ तो गया, वर्किंग कैपिटल को आपने इंक्लूड कर दिया। तो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को यही बोलते हैं, मतलब वर्किंग कैपिटल में चेंज हो गया, मतलब एसेट्स में और लायबिलिटीज में चेंज हो गया, तो वो चेंज आप क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं दिखाते हो, तो सीधी बात है। देखो इंक्रीज इन करंट एसेट, ये सब मैं आपको बता चुका हूं, इंक्रीज क्यों होता है, डिक्रीज क्यों होता है। आ जाते बेटा कब एक प्रॉपर क्वेश्चन में, जस्ट अ सिमुलेशन है कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही आते हैं बेटा पेपर में क्वेश्चन। वो आपको एक इनकम स्टेटमेंट का एक प्रोफार्मा दे देगा और एक बैलेंस शीट में से आपको थोड़ी बहुत आइटम्स दे देगा और फिर लास्ट में बोलेगा कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अरे ये नहीं बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, बस ये बता रहा है हमको भाई साहब तुम कैश फ्लो बता दो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से कितनी है, बस उसको यही जानना है। अब आपको स्टेटमेंट बना के निकालना है, आप अपनी मर्जी से निकालो, अगर आपको फॉर्मूला यूज करके निकालना, फॉर्मूला यूज करके निकालो, एग्जाम में आपको नंबर मिल जाएंगे, बस आंसर राइट आना चाहिए। क्योंकि सीए में एग्जाम है ना, यहाँ पे अकाउंटिंग एग्जाम, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग फर्क है बेटा, अकाउंटिंग शब्द है लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता ये क्वेश्चन आता तो आपको एक स्टेटमेंट बना के करनी पड़ती है, यहां मैं बात समझा रहा हूं, स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, फॉर्मेट के नंबर होते हैं, लेकिन सीए में यूएसए मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है, आपको यहाँ पे फॉर्मेट नहीं बना ना ही क्योंकि आपके पास टाइम है इतना बनाने का, पता है एग्जामिनर को, लेकिन ये आपकी मर्जी है। अगर आपके पास बहुत ही वेला टाइम है तो बेटा आप क्या कर लेना, स्टेटमेंट बना लेना और आंसर निकाल लेना, लेकिन हमारे पास पेपर में टाइम नहीं होता, ठीक है, आपको फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला तभी मैंने आपको दे दिया ताकि आपका टाइम बचे। अभी मैं ये जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ फॉर्मूले से कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस अपने को फॉर्मूले से ही करनी है। ओके ठीक है, नेट इनकम मैंने आपको लिए क्या करा, नेट इनकम निकाल के दे दिया है ना, क्योंकि यहां हम क्वेश्चन नहीं कर रहे ना, हम यहाँ पे कंसेप्ट समझ रहे हैं। मैंने सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पे निकाल दी, लेकिन एग्जामिनर इतना मेहरबान नहीं होगा, आपको सारी चीजें जीरो से निकालनी पड़ेगी। वो क्या करेगा, अरे सिंपल है, कुछ नहीं करेगा, नेट इनकम नहीं देगा बस, ठीक है, नेट इनकम नहीं देगा, क्या देगा, रेवेन्यू दे देगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे देगा, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दे देगा, डेप्रिसिएशन 11th क्लास का बच्चा भी निकाल के आ जाएगा, है ना। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, सेल्स में से आपको नेट प्रॉफिट निकालना, कैसे निकालोगे, रेवेन्यू है, सबसे पहले रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स को माइनस करना, क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अभी किसी ग्रॉस प्रॉफिट में से सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फिर ये लोग मैं आपको अकाउंट से ही समझा देता हूं, हमारे पास यहाँ पे तो टाइम है ना, अरे पेपर में टाइम नहीं लेकिन यहाँ तो टाइम है। लो इनकम, इनकम स्टेटमेंट बना दी, इनकम स्टेटमेंट में आप यहाँ पे बाय सेल्स लिखते हो, ठीक है, बाय सेल्स लिख दी, कितनी है बाय सेल्स हमारे पास है ये, अरे रेवेन्यू को सेल्स बोलते हो ना, 5 लाख, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बेटा सीधा यहां लिख देता हूं मैं यहाँ पे, है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स। अब आपको अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं पता तो ये भी बता देता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को थोड़ा सा जूम करोगे तो इसके अंदर क्या चीजें होती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके आ जाता है। एग्जामिनर अगर इतना टफ ज्यादा से ज्यादा बनाएगा तो वो क्या करेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दे देगा, इसकी भी आइटम्स लिख देगा। तो कुछ नहीं करना यार, आप इसको सबको कैलकुलेट कर लो। अच्छा अगर वो इतनी आइटम दे रहा है फिर तो भाई अकाउंट ही बना ले, पैसे तो वो इतनी आइटम देगा नहीं, लेकिन अब जब इतनी दे रहा है फिर तो फॉर्मूला क्या और अकाउंट क्या दोनों इंडिफरेंट होगा, कोई भी यूज करो, ठीक है। चलो बाय सेल्स हमारे पास 5 लाख है, कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स सोल्ड कितनी है, 2 लाख, ये है भैया 2 लाख आ गई। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कहां लिखते हो, ये भी यहीं पे लिखते हो भाई साहब, ठीक है, कितनी है वैसे, ये कितनी, $1 लाख है, ठीक है। और टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है, अच्छा याद रखना हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में तो डेप्रिसिएशन डालते हैं, कैश फ्लो थोड़ी ना बना रहे हैं, कितनी आ गई डेप्रिसिएशन, 50,000, ओके। आंसर आ गया यहाँ पे फाइनल नेट प्रॉफिट, सर आपको पता है नेट प्रॉफिट आएगा, हाँ आएगा, अरे देखते पता चल रहा है नेट प्रॉफिट है, ये 5 लाख क्रेडिट में है, यहाँ पे 5 लाख से सारे अमाउंट कम है, तो देखते ही पता चल रहा है नेट प्रॉफिट आएगा। अच्छा 5 लाख में से ये हो गया 3 लाख, 3.5 लाख, 1.5 लाख आ गया, ठीक है। ये देखो नेट प्रॉफिट मैंने आप लोगों के लिए निकाल दिया, ये सेम आ गया, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल है। अगर फॉर्मूला वाइज लिखना है तो कुछ मत लिखना, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन माइनस डेप्रिसिएशन, फॉर्मूले से करो, अकाउंट से करो, आंसर आ गया। चलो अभी यहाँ पे हमारे पास नेट इनकम आ गया, नेट इनकम का क्या करूं, नेट इनकम का क्या करूं, अरे नेट इनकम हमको चाहिए, क्यों,
हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है अंडर इनडायरेक्ट मेथड, और मैंने आपको बताया था सबसे पहला स्टेप इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, नेट इनकम। तो नेट इनकम तो चाहिए होगी, तो नेट इनकम मैंने निकाल ली, ठीक है। अब दूसरी चीज ऐसे हमको क्या दे दी, बैलेंस शीट के आइटम। अब बैलेंस शीट का क्या करना है, बैलेंस शीट से आपको क्या निकालना है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये देखो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये देखो एसेट डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन, ऐसे खिलौने हमको खेलने बेटा। करंट एसेट्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, करंट लायबिलिटी एक ही है, बस एक है, अकाउंट पेबल, ओके। अब इसमें जो जो प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है वो हम देखेंगे, देखते हैं क्या। अकाउंट रिसीवेबल कितने हैं, पिछले साल, ईयर 1 मतलब पिछला साल और ईयर 2 मतलब करंट ईयर। पिछले साल हमारे जो अकाउंट रिसीवेबल थे वो 20,000 थे, इस साल हो गए 35,000, 15,000 बढ़ गए, 15,000 से हमारे अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गए। अब आप कंफ्यूज हो गए, यार अकाउंट रिसीवेबल 15,000 से बढ़ रहे हैं तो क्या करे, इन्वेंट्री अगर घट रही है तो क्या करे। आप एक्चुअली इनको देखते हो इसलिए कंफ्यूज होते हो। आपको देखना एसेट्स, अरे ये एसेट्स के कॉलम है ना, तो एसेट ही तो है, आपको हर चीज में एसेट लगा देना है। अरे एसेट लगाना और वहां पे उनको एसेट लगा के आंसर निकालना है। ये अकाउंट रिसीवेबल हो, इन्वेंट्री हो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों एसेट है ना। बस आपको ये देखना 15,000 से अकाउंट रिसीवेबल नहीं, एसेट बढ़ गई। अरे अकाउंट रिसीवेबल तो एसेट ही है, तो एसेट बढ़ गई, तो 15,000 रुपए से एसेट बढ़ गई। अच्छा, अब आपके पास एक एसेट थी 20,000 की, 35,000 हो गई, 15,000 से बढ़ गई। आपकी एसेट क्यों ही बढ़ेगी, क्योंकि आपने एसेट्स खरीद ली होंगी। अब आपने अगर एसेट खरीद ली तो आपका 15,000 रुपए खर्च होगा ना। अरे एसेट अगर खरीदी है तो पैसे से ही तो खरीदी होगी, कैश से, तो कैश खर्चा है, तो 15,000 का आपका पैसा लग गया बेटा, खर्च हो गया, ओके खर्च हो गया। तो 15,000 आपका क्या है, कैश आउटफ्लो, आपका कैश आउटफ्लो हो गया, ठीक है। अब यहां पे हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के बता रहा हूं आपको, ये देखो, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने बना लिया। अभी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना रहे, वैसे वैसे कॉम्प्यूटेशन बना रहे हैं एक्चुअली, तो कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बस हम तो ये निकाल रहे हैं भाई। पहले हम चीज क्या स्टार्ट करते हैं, नेट इनकम से स्टार्ट करते हैं। ये लो नेट इनकम लिख ली, नेट इनकम मेरे पास आ गई थी कितनी, कितनी आ गई थी, $1.5 लाख। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बेटा, हम बताओ क्या स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी नेट इनकम तो मैंने निकाल ली, अभी मैं आपके पास चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल पहुंच गया, लेकिन गलत हो गया। देखो अभी इतनी जल्दी नहीं करनी, इतनी जल्दी नहीं करनी। आपको पता है सेकंड स्टेप क्या होता था, नेट इनकम तो आ गई, लेकिन मुझे बात बताओ, ये जो $1.5 लाख आया है, एक काम करते हैं इसको इनर कॉलम में लिख लेते हैं। ये जो $1.5 लाख आया, क्या ये असली प्रॉफिट है? अगर ये असली होता फिर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के टाइम पास क्यों कर रहे हैं? ये नकली है, इसको तो हमें असली में कन्वर्ट करना है, और असली में कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस है उनको हटाना पड़ेगा। कैसे? इसके अंदर कुछ उल्टे सीधे खर्चे बेटा प्लस या माइनस हो रखे होंगे, हमको वो ढूंढना पड़ेगा। ये रहा वो कीटाणु, 50,000 का डिप्रिसिएशन, यही तो है वायरस असली जिसने दिमाग खराब कर रखा है। क्या है? ये रहा 50,000 का ये जो डिप्रिसिएशन है बेटा, इसके अंदर माइनस हो रखा है, तभी तो नकली आया हुआ है। हमारा पास प्रॉफिट बिल्कुल असली था, लेकिन एक नकली खर्चा माइनस करने की वजह से प्रॉफिट भी नकली आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको ठीक करने के लिए, नकली खर्चा माइनस हो रखा है तो इसको हटाने के लिए हमको इसको प्लस करना पड़ेगा ताकि इफेक्ट जीरो हो जाए। तो ये लो समझा चुके, जो मैंने आपको इनडायरेक्ट मेथड समझाया था। तो यहाँ पे लेस क्या सॉरी ऐड बैक करेंगे हम, डेप्रिसिएशन है ना बेटा, ऐड बैक कर देंगे डेप्रिसिएशन। ये बेटा भी मैं फॉर्मेट बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा हूँ आपको, फॉर्मेट मैं फॉर्मेट में बस एक मेमोरेंडम बता रहा हूँ, असली फॉर्मेट ऐसे नहीं बनता बेटा, ये तो आपको सॉल्व कराने के लिए बता रहा हूँ। 50,000, क्योंकि हमारा सीएमए यूएस में बेटा फॉर्मेट थोड़ी ना खेल रहे हैं हम वहां पे। 2 लाख आ गया, ये आ गया, ये अभी अभी रुक जाओ, रुक जाओ, अभी हमारे पास नेट इनकम, नेट इनकम बिफोर ये आया है, कौन सा, नॉन कैश एक्सपेंसेस हमारे पास अभी ये आया है, ठीक है, कुछ मत लिखो। अब क्या करना है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल देखते हैं, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अगर इंक्रीज इन एसेट होता है, अच्छा यहां पे मैंने आपको बताया आंसर इंक्रीज इन एसेट, लेकिन नाम उस एसेट पे लिख देना भाई। अरे सॉल्व करते हो कि क्या करना या नहीं, वो एसेट सोच के करना और लाइबिलिटी सोच के, लेकिन जब लिखने पे आओ तो उस एसेट का नाम लिख देना। जैसे 15,000 से एसेट आपकी बढ़ गई, तो आपने 15,000 एसेट खर्च करे होंगे, क्योंकि एसेट खरीदी ना आपने, 15,000 से बढ़ गए, इसका मतलब 15,000 की एसेट एक्स्ट्रा खरीदी, तो आपके एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो गए, तो 15,000 इसे कैश आउटफ्लो मतलब माइनस करना है, माइनस हो गया ना, माइनस हो गया। लेकिन यहां पे आपको माइनस दिखाना, मतलब इंक्रीज इन, जब जब इंक्रीज इन एसेट होगा तो माइनस करना है, लेकिन इंक्रीज इन कौन सी एसेट, एसेट का नाम तो लिखो, अकाउंट रिसीवेबल। तो जब भी इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल होगा तो माइनस करोगे, 15,000 यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है, 15,000 यहाँ पे माइनस हो गया। और क्या चीज है, चलो डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री कैसे पता चला देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने आंसर बोल दिया, डिक्रीज इन इन्वेंट्री कैसे, पिछले साल भैया इन्वेंट्री, पिछले साल स्टॉक कितना था, 40,000 का था, इस साल स्टॉक कितना, 30,000 का, 10,000 का स्टॉक का चला गया। सर हो सकता है टूट गया, फूट गया है ना, चोरी हो गया, चूहा ले गया,
बेटा ऐसे आप रेयर सर्कमस्टेंसेस क्यों कर रहे हो? इमेजिन, अरे स्टॉक कम हो गया 40 का 30, आप नेगेटिव क्यों सोच रहे भाई? हमारा सेल हो गया 10,000, ऐसा पेपर ने बोला। मैंने आपको बोला ये जितने भी आपने चीजें बताई है अब नॉर्मल है, इसके लिए पेपर आपको बताएगा ऐसा है, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। स्टॉक क्यों कम होता है? तो जर्नल अजम्पशन यही है भाई, सेल्स करी होगी और क्या। 40,000 का स्टॉक था, 30,000 हो गया, 10,000 कहां चला गया? 10,000 का बिक गया। अच्छा बिका होगा तो 10,000 रुपए आपको मिले होंगे, तो मतलब यहाँ पे तो कैश इनफ्लो है, तो कैश इनफ्लो तो प्लस करेंगे, इसका मतलब डिक्रीज इन एसेट नहीं लिखूंगा यहाँ पे। अरे सोचा एसेट सोच के था, लेकिन एसेट लिखना, उस एसेट का नाम लिखना है इन्वेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 रुपए हो गए प्लस, ठीक है, क्योंकि डिक्रीज इन एसेट प्लस हो जाएगा। ओके, अब क्या लाइबिलिटीज में आ जाता है? लाइबिलिटी बेटा इसने एक ही दे रखी है, ठीक है, कौन सी? अकाउंट पेबल। ओके, 15,000 की थी, 25,000 हो गए। अरे 10,000 अकाउंट लाइबिलिटीज बढ़ गई। लाइबिलिटीज, अरे नाम क्या है लाइबिलिटी का अभी मत पढ़ो, लाइबिलिटी बढ़ गई। बस ऐसा सोचो, पहले पिछले साल 15 की थी, अब 25 की हो गई, मतलब 10,000 से बढ़ गई। लाइबिलिटी बढ़ गई होगी, इसका मतलब मैंने उधार लिया होगा। उधार लिया होगा तो मतलब पैसों का ही उधार लिया होगा, तो मेरे पास पैसे आ गए, 15,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। कितने? नहीं 10,000, सॉरी 15,000 का था, 25,000 रुपए हो गए, तो $10,000 मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है। तो $10,000 आपके पास आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ इंक्रीज इन लाइबिलिटी प्लस होगा, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। लेकिन यहां पे लिखते हैं लाइबिलिटी का नाम लिख देना अकाउंट पेबल, तो ये लो कितना हो गया? 10,000 प्लस। अब आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब और कुछ रहता है क्या? वैसे और कुछ भी नहीं रहता है, देख लो, कुछ भी नहीं रहता, निकाल लो बेटा। इन सबको जमा के घटा के जो भी आंसर आ जाता है फाइनल, वो देख लो। देखो इसको करेंगे -5,000, 5,000, तो 2,05,000 आ गया आपका, 2,05,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। इसको फाइनल लिख देते हैं यहाँ पे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, 2,05,000 इज द फाइनल आंसर। ये देखो, ये देखो आ गया आंसर। ये अब ये तो मैंने आपको स्टेटमेंट फॉर्म में पढ़ाया। अरे मेरा तो आपको बताना तरीके से है कि मैं आपको दोनों तरीके से पढ़ाऊं, एक तो मैं आपको फॉर्मूले वाइज पढ़ाऊं और मैं आपको स्टेटमेंट वाइज पढ़ाऊं। देखिए समझाने में आपको ऐसा लग रहा होगा मैंने यहाँ पे टाइम लगाया, आपको पेपर में इतना टाइम लगाना, पेपर में आपको यही क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व करके आना है। ये जो स्पीड आपकी होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन, ये जो बेटा देखो ऐसे होते हैं टॉफी क्वेश्चन, इनको 1 मिनट में भी नहीं लगाना है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लस माइनस करा, इसको प्लस माइनस करा, आंसर आ गया, ठीक है। इसमें ये तो समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लगा रहा हूं, ठीक है। ओके, तो अब फॉर ये तो हो गया स्टेटमेंट, ये तो स्टेटमेंट है, लेकिन स्टेटमेंट मुझे पता आप तो फॉलो करके नहीं आओगे। तो ये देखो ये तो है अब ये फॉर्मूले से कैसे होगा, फॉर्मूले से भी देख लेते हैं। कुछ नहीं है, ये देखो ये स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा है, स्टेटमेंट में तो फॉर्मूला लिखा है, नेट इनकम है प्लस डेप्रिसिएशन माइनस अकाउंट रिसीवेबल प्लस ये, बस ये, बस अगर ये आप हटा दोगे, सोचो मैंने ये सब हटा दिया, ये लाइन हटा दी, तो बेटा क्या बच गया? ये देखो फॉर्मूला ही तो बन गया, ये देखो फॉर्मूला बन गया, ये देखो ऐसा नहीं लग रहा मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, बस स्टेटमेंट हटा दो, फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे चीज आपके लिए लिखी हुई है। कहां चली गई वो? नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे, माइनस इंक्रीज इन एसेट करा था, माइनस डिक्रीज इन इन्वेंट्री को बेटा प्लस करते हैं, डिक्रीज इन इन्वेंट्री को प्लस करेंगे, ठीक है। इंक्रीज इन अकाउंट पेबल को भी अपना क्या करेंगे? प्लस करेंगे। आंसर आपके पास आ गया 2,05,000, 2,05,000 आंसर आ गया। तो यही है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अंडर इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आप ऐसा बनाते हो बेटा, हम यहाँ पे पीएनएल अकाउंट की मदद से, देखो यहाँ पे आपको, आप अगर एक चीज नोटिस करो बड़े ध्यान से देखिए, मैंने आपको डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों बता दिए। अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे कहीं भी डायरेक्टली बोला ही नहीं गया कि हमको कहां कहां से कैश मिला और मेरा कहां कहां किधर किधर कैश चला गया, कहीं मिला आपको? कुछ नहीं पता चल रहा आपको। सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं, सारी की सारी आपको पीएनएल अकाउंट की दे रखी है, इनकम स्टेटमेंट की। तो एग्जामिनर आपको कह रहा है इनडायरेक्टली बताओ हमको, मतलब डायरेक्टली हम तुम्हें इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, इनडायरेक्टली हम, तुम्हारा काम है कि हमको पहुंच के दिखाओ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब अगर यही क्वेश्चन मैं आपको चीजें डायरेक्टली को दे देता, आपका आंसर 2,05,000 ही आना चाहिए। मैं बता रहा हूं गलत हो जाएगा अगर आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे इन डिटेल टॉपिक है। इनडायरेक्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, डायरेक्ट मेथड में इसका क्या स्टेटमेंट होता है, ठीक है। अब इसका क्या फॉर्मेट है, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दोनों फॉर्मेट बताऊंगा अंडर सीएमए यूएसए, ठीक है। सीएमए यूएसए के हिसाब से इसका कौन सा फॉर्मेट है वो बताएंगे, और पेपर में फॉर्मूला इसका फिर क्या है, उसी फॉर्मेट का हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं। पेपर में आपको फॉर्मूला ऑब्वियसली यही यूज करके आना है, ये रहा, बहुत ही सिंपल है, ये कोई फॉर्मूला है? टोटल इनफ्लो में से कैश आउटफ्लो माइनस कर दिया, ये तो बचपन, ये क्या फॉर्मूला बताएगा बेटा, ये तो कैश बुक है, ये रहा,
कैश बुक बनाते थे, यहाँ पे रिसीट्स लिखते थे, यहाँ पे पेमेंट लिखते थे, रिसीट्स में से पेमेंट माइनस करते थे, आंसर आ जाता था। वही तो है कैश आउट। तभी तो पता चलेगा हमारे पास इतनी कैश आ गई और उसमें से इतना हमने कैश पेमेंट कर दिया, तो जो रिमाइंडर बचेगा वही तो है आपका सारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस कर दो, ये तो बहुत ईजी है। तभी कह रहा हूं डायरेक्ट मेथड सबसे ईजी होता है और सबसे इलेबोरेटिव भी होता है। एफएएसबी भी यही रिकमेंड करता है क्योंकि इससे डायरेक्टली आपको पता चलता है। ये देखो मैंने आप लोगों के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई है, ये देखो डायरेक्ट मेथड के अंदर ये है रियल कैश फ्लो अंडर डायरेक्ट मेथड। और अब आपके आइटम्स देखिए, सबसे पहले आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहां पे आपको कुछ भी नेट इनकम जैसा पीएनएल अकाउंट जैसा नहीं दिखेगा। डायरेक्टली कैश के बारे में बता दी कि कहां से कैश आ रहा है और किधर किधर कैश जा रहा है। ये देखो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, ऐसा कहीं डालते थे इनडायरेक्ट में, कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज। अच्छा जब मैं आपको इनडायरेक्ट मेथड बताऊंगा ना, इनडायरेक्ट मेथड करना, तो इनडायरेक्ट मेथड देखिए तभी बहुत बढ़िया बनेगा जब आप कैश अकाउंट बना के इसको करेंगे। 2-3 अकाउंट्स होते हैं जो आपको बनाने पड़ेंगे इसके साथ। कैश अकाउंट, एक तो कैश अकाउंट मैं बता दूं आपको बनाने पड़ेंगे, अगर आप नहीं बनाएंगे तो आंसर 101% गलत हो जाएगा क्योंकि आप इतने एक्सपर्ट हो ही नहीं, कर दोगे गलती में। कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, है ना। कहां पे? वर्किंग नोट्स में, मेमोरेंडम्स बोल सकते हैं इसको, मेमोरेंडम अकाउंट्स बना लेंगे। कैश अकाउंट बनाएंगे, एक डेटर अकाउंट बनाएंगे और एक इन्वेंट्री अकाउंट बनाएंगे। ये 3 अकाउंट बनाने ही बनाने हैं अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हो, ठीक है। तो जब भी आप डायरेक्ट मेथड बनाओगे आपको एक कैश अकाउंट बनाना है, डेटर अकाउंट बनाना है, इन्वेंट्री अकाउंट बनाना है, आंसर सॉल्व है, ठीक है। और इससे ज्यादा कोई अकाउंट पेबल अकाउंट बनाने वो भी बना सकते हो अगर उसके बारे में वो पूछेगा। अच्छा एक अकाउंट और है, एसेट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। जैसे अगर कोई एसेट दे रखी है, मशीनरी या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी बोल देता हूं सीधा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट्स आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब एक बात बोलूं बिल्कुल शॉर्ट में, अगर जो भी बैलेंस शीट के आइटम्स अगर उसने आपको दे दी वो सारी देनी पड़ेगी। जैसे अगर उसने इन्वेंटरी दे रखा है, अकाउंट्स पेबल दे रखा है, डेटर्स दे रखा है, पीपीई दे रखी है, ये सारे, इससे ज्यादा थोड़ी ना देगा। अब इससे ज्यादा तो आप बोल देना भाई साहब आप एग्जाम में खुद ही कर लिया, एक पेपर में आके खुद नहीं कर पाएगा, इतना इतना डाल रहा है, ठीक है। तो अगर वो ये सारे आइटम दे देता, आप उन सबके लेजर आपको खोलने पड़ेंगे बेटा, इन सबके लेजर खोलने पड़ेंगे, उनके लेजर खोले बिना आंसर निकलेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि हमको उसके क्लोजिंग बैलेंस की जरूरत है, क्लोजिंग बैलेंस निकालना है ना, फिगर आउट। वो नहीं देता ना पेपर में आपको, वो पेपर में आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं करेगा। अब कैसे निकाल ले? तो बचपन से सीखा क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए लेजर है, लेजर की मदद लेंगे आराम से, हाथ की चीज है, कभी भी निकाल लेंगे। अरे जहां मन कर रहा है वहां लेजर खोल दो, मैं तो कह रहा हूं, ठीक है। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज। देखो डायरेक्टली आपको रिसीव्स दे रहा है, डायरेक्टली दे रहा है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इनकम टैक्स पेड ऑब्वियसली ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स लिख देंगे। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग कैश फ्लो प्लस माइनस करके जो भी आएगा फाइनल बैलेंस उसको हम बोलेंगे भाई साहब ये हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो। इसका यही एक नीचे मैंने आपके लिए एक इनडायरेक्ट वाला मेथड भी दे दिया, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी समझा चुका हूं। ये जितनी भी चीजें अंदर इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड नहीं है। ये देखो ना स्टार्टिंग किससे हुआ है? नेट प्रॉफिट से। आपको ये नहीं देखना, ठीक है। बस ऐसे लिख दिया ये इसलिए लिखा था ताकि इन कॉन्ट्रास्ट, ताकि मैं आपको दिखाऊं देखो बेटा ये जितनी भी चीजें हैं ये मैंने यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखी। नहीं विश्वास हो रहा आप देख लो बेटा, ये देखो देख लो, हटा देता हूं इसको, क्लियर से देख लो। कोई भी आइटम जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखे अंडर डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर नहीं लिखी, यही तो है। तो डायरेक्ट साफ साफ नाम से कह रहा है मैं तुमको इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन कर दूंगा, ठीक है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बेटा सेम ही रहेगा, चाहे आप डायरेक्ट में चले जाओ इनडायरेक्ट में चले जाओ, दोनों को निकालने का तरीका भी सेम है और इन्फॉर्मेशन जो आपको गिवन करेगा वो भी सेम है, कुछ भी उसमें बदला नहीं होगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी वही है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो वो आपको चीजें गिवन करेगा वही सेम रहेंगी और इनडायरेक्ट मेथड में भी वही सेम रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये रहा individual items of cash flows and outflows from the financial items such as proceeds from the issue of share, long term borrowings, repayments of long term borrowings, interest paid, dividend paid, ये सारी की सारी इसने सेम चीजें इनडायरेक्ट मेथड वाली दी है। तो फिर से बोल रहा हूं ये जो मेथड है जो हमको बताने पड़ते हैं, मतलब जहां रास्ते अलग हो जाते हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए होते हैं, बस सारा मसला ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ही है। अगर आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल ली, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कट कॉपी पेस्ट है, कट करा वहां से कॉपी करा और पेस्ट कर दिया, बस कट करा पेस्ट करा, बस कुछ भी नहीं। ओके अब इसके भी एक बार स्टेप्स पढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि डायरेक्ट मेथड के हमने स्टेप्स नहीं करे थे। कैलकुलेट कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, सबसे पहला काम यही आपका, सबसे पहला ये देखो यहाँ पे वो हिंट दे रहा है, डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, लेजर खोलने की बात कर रहा है वो। अरे वो कह रहा है कैलकुलेट कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैसे निकाले? लेजर खोल के तो निकालेंगे। तो
अच्छा लेजर से बताओ आपको फायदे बहुत होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ क्या। देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्या है वो प्लस माइनस करके निकाल लेते हैं, प्लस कर देंगे उसको माइनस कर देंगे, ये सब मैथमेटिक्स वाले सोचेंगे बेटा ये करना नहीं है, आपको वहां पे लेजर खोलना पड़ेगा। छोटा सी तो लेजर है, ऐसा करके कर दिया। लेजर से क्या होगा, आंसर गलती आने की बहुत कम संभावना है। वो अलग बात है आपको अकाउंट्स के कंसेप्ट ही नहीं पता, फिर तो बेटा मैथमेटिक्स का ही सहारा ले लेना। अगर आपके अकाउंट्स कंसेप्ट ही वीक है फिर तो मत ही ले लेना, फिर तो क्योंकि फिर तो वो आपका आंसर और कबाड़ा कर देगा, ठीक है लेजर। तो हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे, एक तो मैथमेटिक्स रूट से भी पढ़ेंगे, जिनको ऐसा लगता है हमको मैथमेटिक्स में कॉन्फिडेंस आ रहा है वो कर लेना, जिन जो अकाउंट्स में महारती है बेटा वो अकाउंट्स वाले कंसेप्ट यूज कर लेना, दोनों से निकाल लेंगे, ठीक है। कैलकु लेकिन मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा आप अकाउंट्स वाला रूट लेना अगर आपको लगता है, क्योंकि उससे आंसर शॉर्ट आएगा, ठीक है, आंसर शॉर्ट आएगा, गलती की भी संभावना कम है। कैलकुलेट कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, सबसे पहला आइटम आपको निकालना भाई कस्टमर से कितना कैश रिसीव हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट आइटम नहीं है, ये इनडायरेक्ट गेम नहीं चल रहा अभी यहाँ पे कि इंक्रीज इन एसेट प्लस करेंगे डिक्रीज इन एसेट, ये सब नहीं चल रहा, इंक्रीज इन एसेट माइनस कर देंगे डिक्रीज इन एसेट प्लस कर देंगे, ये नहीं है। यहाँ पे वो आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन की वैल्यू नहीं कर रहा, आपको सीधा सीधा प्लस करना है, सीधा सीधा माइनस करना है, मतलब कस्टमर से कैश मिल गया प्लस कर दो, कस्टमर से कैश मिल गया प्लस कर दो, लेकिन हमको पता थोड़ी ना है, हमको कैसे पता चलेगा, ये चीज वो एग्जामिनर कह रहा है वही तो, तभी तो क्वेश्चन दिया, निकाल इसको, नहीं पता तो अब कैसे निकाले, येलो लेजर खोल के निकाल लेंगे, डेटर्स अकाउंट बना लो, डेटर अकाउंट या अकाउंट रिसीवेबल्स या ट्रेड पेबल, जो ट्रेड रिसीवेबल जो बोलना बोलो, अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं अमेरिका में, ये लिख लो, डेबिट हो गया ये क्रेडिट हो गया, आपको पता है अकाउंट रिसीवेबल एक डेबिट बैलेंस होता है, तो इसका ऑब्वियसली यहाँ पे जितने भी अगर बढ़ेंगे तो हम डेबिट में डालेंगे, घटाएंगे तो क्रेडिट में डालेंगे, ठीक है। अब आपको बेटा वो ओपनिंग बैलेंस देगा, अरे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल देता है ना, ये देखो पिछले साल का डेटर इतने था, इस साल का देखो डेटर्स इतने हैं, तो ओपनिंग क्लोजिंग तो उसने दे दिया, तो भाई साहब बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लेना, और क्लोजिंग बैलेंस सीधा आपको उसने पता है वो भी लिख लेना, अरे वो भी तो पता ही आपको, ये रहा बाय बैलेंस सीडी लिख लेना, और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लेना, बस सबसे पहला काम ये करने का। फिर वो आपको देगा मैंने इतनी सेल्स कर दी, अगर उसने कुछ नहीं बोला, अगर उसने कुछ नहीं बोला कि कितनी सेल्स क्रेडिट है या से कैश है, क्या करें, अगर उसने आपको कुछ भी नहीं बोला कैश सेल्स है या क्रेडिट सेल्स है, तो बेटा आप उसको क्रेडिट सेल्स मान लेना, क्रेडिट सेल्स मान लेना, ठीक है। तो उसको पूरी की पूरी यहां पे डाल देना, टू सेल्स है ना, टू सेल्स ऐसे लिखते हैं ना, जनरल एंट्री अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स, सारी की सारी यहां डाल देना, वैसे वो आपको गिवन करेगा। अगर उसने कैश बोल दिया तो कैश मान लेना, लेकिन आपको पहले क्रेडिट मानना पड़ेगा, उसने कुछ अगर नहीं बोला, ठीक है। अब बेटा क्या निकाले, अब आंसर आ गया, निकाल लो जो निकालना है। सोचो मैं हाइपोथेटिकल अमाउंट ले लेता हूं, पिछले साल का डेटर बैलेंस सोचो 10,000 था, इस साल की सेल आपने 4 लाख की कर दी, और इस साल का जो क्लोजिंग कैश क्लोजिंग डेटर्स थे वो कितने मान के चल लेते हैं वो 20,000 है। पिछले साल के डेटर कितने थे 10 साल, मतलब आपने जब अपना साल में धंधा स्टार्ट करा नया साल, तो 10,000 के अकाउंट रिसीवेबल आपके थे ही थे, आपने उनको 4 लाख की उधार की सेल और कर दी, तो इस बार टोटल हमको पूरे साल कितना डेटर से पैसा लेना है, 4,10,000, एक तो पिछले साल का 10,000 और इस साल 4 लाख का और, तो 4,10,000 हमें उनसे लेना है। साल का एंड हो गया, साल के एंड में देखा भाई है 4,10,000 लेना था, 20,000 ही रहता है अकाउंट में, तो अरे 4 खाते तो ये कहते थे कि 4,10,000 लेना है, लेकिन साल खत्म हो गया तो यही खाते कह रहे हैं कि अब 20,000 लेना है, तो ये बाकी 390 कहां चले गए, 390 कहां चले कहां गए, उन्होंने दे दिया होगा, चले कहां गए बेटा, दे दिया होगा, तो देने की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट टू अकाउंट रिसीवेबल्स, ये देखो सीधा डाल दिया यहाँ पे 3,90,000, कैसे निकाला, अरे बैलेंसिंग फिगर का निकाली, इसको बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं ना, ये रहा बैलेंसिंग फिगर, ये रहा, इसको डालेंगे, ये है बैलेंसिंग फिगर, और ये क्या है, यही तो है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, और इसको आप डालोगे, ये रहा कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ये कैसे, ये सब निकालना पड़ता है डेट मेथड के अंदर, ये रहा, अभी तो इस बार पेपर के अटेम्प्ट में आया था, तो ये देखो आपने निकाल लिया, ये निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, बस कुछ नहीं करना, खाता खोल देना डेटर्स का, ये खोल दिया। अब इसी को अगर आपको फॉर्मूला वाइज में लिखना है तो लो फॉर्मूला वाइज में भी लिख लो, कैसे निकालोगे, ओपनिंग डेटर्स प्लस सेल्स माइनस क्लोजिंग डेटर्स इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू क्या, कैश फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स बोल सकते हैं ना, कैश रिसीव्स फ्रॉम डेटर्स, ये आपका आएगा, ये मैंने सेम फॉर्मूला वाइज में लिख दिया। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहां पे ज्यादा कंफर्टेबल हो, अगर आप अकाउंट्स से ज्यादा जल्दी निकाल पा रहे हैं तो आप अकाउंट्स यूज करिए। ये देखिए मैं ना आप लोग, आपको खुद लग रहा होगा सर आपने खुद तो फॉर्मूले से जल्दी निकाल लिया, इसका रीजन ये क्योंकि मैं आपको अकाउंट समझा रहा था, है ना, मैं आपको ऐसा, मैं अपने आपको थोड़ी ना करते हुए समझाता हूँ ये डेबिट है ये क्रेडिट है, मैं तो जल्दी जल्दी लिख देता हूँ बेटा, है ना, ऐसे ही आप भी, तो ये तो समझाने के लिए लेट हो गया, लेकिन आपकी मर्जी है बेटा, आपको प्लस करना है माइनस करना है या आपको अकाउंट्स खेलना है, ये आप करो, ठीक है।
ये देखिए सेम मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया, सेल्स रेवेन्यू माइनस इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल और डिक्रीज, ये सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। सेकंड स्टेप, कैलकुलेट कैश पेड टू सप्लायर। सप्लायर कौन होते हैं? क्रेडिटर्स। अरे क्रेडिटर से माल उधार पे लिया होगा तो उनको आपको दोबारा कभी ना कभी कैश पे तो रिटर्न करना है, तो उनको कितना कैश दे दिया, क्योंकि ये कैश आउटफ्लो अब ये निकालना है। अब ये वाला गेम नहीं चल रहा बेटा, इंक्रीज इन लाइबिलिटी हो गई या इंक्रीज डिक्रीज इन लाइबिलिटी प्लस माइनस कर देंगे, नहीं, वो तो इनडायरेक्ट मेथड की बात है। डायरेक्ट मेथड के अंदर तो सीधी सीधी बात, वो डायरेक्ट बोलता कैश मैंने दे दिया, लेकिन हमको तो पता नहीं, हमको तो बस ये पता है ओपनिंग क्रेडिटर्स इतने, क्लोजिंग क्रेडिटर्स इतने, अब इससे मैं क्या निकालू? यही तो है। लो इसके लिए भी अकाउंट ओपन कर देते हैं, अकाउंट्स पेबल का अकाउंट ओपन कर दिया, ये लो। अब आपको पता है अकाउंट्स पेबल इज अ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी का तो आपको पता है बेटा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है ना, तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ लिखते हैं, ये आपको पता होगा। और इसका जो सीडी बैलेंस आता है, टू बैलेंस शीट डेबिट साइड पे आता है, अरे क्योंकि इसका लाइबिलिटी है ना, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस ओपनिंग होता है। चलो आप बोलोगे सर इतना अकाउंट्स का ड्रामा है तो हम तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है फॉर्मूला यूज कर लेना। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन इसका कितना है मान के चलते हैं, वही एग्जांपल ले लेते हैं, ये रहा, यही सेम उठा के, ठीक है। 10,000 इसका पिछले साल थे, 10,000 इसके ओपनिंग क्रेडिटर्स थे, मतलब पिछले साल के इसको कितने क्रेडिटर्स का पैसा देना है, 10,000, 10,000 देना है। अच्छा इस साल इसने कुछ, अच्छा बस 10,000 इसने पिछले साल मतलब माल उधार पे खरीदा होगा और उसका 10,000 की पेमेंट देनी है, ठीक है। अब इस साल धंधा बिल्कुल खाली पड़ा है क्या? इस साल परचेजेस नहीं करेगा, करेगा ना, तो इस साल भी माल उधार पे लेगा। तो मान के चलते हैं इसने इस साल उधार कर लिया 2 परचेजेस। अच्छा 2 परचेजेस क्या एंट्री होती है माल पे उधार के उठाने की? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, यही तो होती है, तो यहां पे डालेंगे। परचेजेस है ना, आपने माल और उधार पे ले लिया तो आपकी और लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या क्रेडिट साइड तो बढ़ाते हैं, बढ़ गई ना। देखो 4 लाख का खरीदा, लो 4 लाख का आपने खरीद लिया, तो पिछले साल का क्रेडिटर को कितना पेमेंट देना है? 10,000, और इस साल और कितनी देनी है? 4 लाख की और देनी है, तो टोटल इस साल कितना देना है? 4,10,000 देना है। साल एंड हो गया बेटा, साल एंड हो गया। वही खातों से पूछा जिन्होंने हमें सूर्य साल बोला कि 4,10,000 देना है क्रेडिटर्स को, साल के एंड में तो यही खाते हमको बता रहे कि 20,000 देना है। हम बोलेंगे पहले तो तू कह रहा था 4,10,000 देना है, अब साल के एंड में आके तू हमको कह रहा है कि सिर्फ 20,000 देना है, तो ये 390 नहीं देने, क्या क्या डिस्काउंट माने इसको? डिस्काउंट नहीं, तूने दे दिया 390, 390 दे चुका है, तो ये लो, तो 390 हो गया। तो आपको पता है टू कैश अकाउंट, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू अकाउंट्स पेबल, ओ हाँ, ओ सॉरी, अकाउंट्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है ना, क्योंकि अकाउंट्स पेबल आपने राइट ऑफ कर दिया, तो जब भी आपको लायबिलिटी बैलेंस का राइट ऑफ करना होता है तो डेबिट करना, वो तो डेबिट हो गया। और कैश अकाउंट क्योंकि आपका कैश चला गया तो रियल अकाउंट है ना, तो आपको यहाँ पे इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। अरे कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट है ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट डेबिट व्हाट कम्स इन, ये वाला। चलो 4,10,000 हो गया, 20,000 हो गया, तो 390 आ गया। चलो 390 यहाँ पे आंसर आ गया। अब ये 390 क्या है? बैलेंसिंग फिगर है, लेकिन बोलते क्या है? कैश पेड। अरे कैश चला गया ना, क्या है मतलब आपने 390 की, इस बार इस साल आपने कितनी पेमेंट दी? 390 की, मतलब इस साल आपका कितना कैश चला गया? 3,90,000 का, तो ये तो कैश आउटफ्लो है, तो माइनस करना है, कैश अकाउंट माइनस। ये देखो कैश पेड टू सप्लायर आपने निकाल ली, कैसे? ये देखो माइनस करा है, कैसे निकाला? कुछ नहीं, अकाउंट्स पेबल का आपको खाता खोल देना है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ये आपको वो गिवन करेगा, ठीक है। इनकम टैक्स पेड वो आपको देगा, ऐसे ही आप सारी चीजें निकाल सकते हो बेटा, बहुत सिंपल है ये, कुछ भी नहीं है, बस आपको लेजर्स ओपन करने हैं। यही सेम चीज जो मैंने आपको अकाउंट्स पेबल वाली पढ़ाई, आप इसको फॉर्मूला वाइज में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जहां आप कंफर्टेबल है, ठीक है। तीसरा, कैश कैलकुलेट कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये आप खुद भी निकाल सकते हो बेटा, खुद भी निकाल सकते हो। आपके लिए इसके वैसे इसके लिए आपको लेजर खोलने की जरूरत नहीं है, जैसे सैलरीज की बात है, ओपनिंग दे देगा, क्लोजिंग अब आपको निकालनी है। अरे जैसे मैं आपको बताता हूँ, चलो एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे सैलरीज की बात कर देते हैं, थोड़ी सैलरीज की, है ना, सैलरीज की बातचीत कर लेते हैं। आप सैलरीज एक एक्सपेंस अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है, आपको पता है सैलरीज क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है, इनका वैसे कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है, लेकिन इन केस वो आपको दे देता है, इन केस आपको दे देता है, वैसे होता नहीं है। अरे एक्सपेंसेस के आपको पता है ना बेटा, कोई डेबिट कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस इनके थोड़ी ना होते हैं, ठीक है। तो सैलरीज का इसलिए मैं कह रहा हूं अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको इतना ही अकाउंट्स खेलना है तो आप कुछ मत करना, सीधा वो आपको सैलरी एक्सपेंस दे देता है, ये लो टू सैलरी डाल देना, टू कैश अकाउंट, बस ये आपका आंसर आ गया, इसी अकाउंट को सीधा वहां पे डाल देना। लेकिन इसमें आप इतना टाइम पास क्यों कर रहे हो बेटा, सीधा सैलरी को डाल दो ना वहां पे। हाँ एक गेम, ये गेम जरूर है, अगर वो सैलरी आउटस्टैंडिंग दे दे तो यहाँ पे कुछ है गेम बेटा। सैलरी आउटस्टैंडिंग एक खर्चा नहीं है, वो एक लाइबिलिटी है, वहां पे उसमें खाता खोलना पड़ेगा आपको, ठीक है, वहां पे आपको निकालना पड़ेगा सैलरी आउटस्टैंडिंग, और उसी से सैलरी एक्सपेंस भी निकल जाएगा, एक एग्जाम्पल से समझाएंगे, ठीक है। तो ये आपको बड़े ध्यान से
देखना है। कैलकुलेट कैश पेड फॉर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्सेस। इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी देगा, नहीं देगा तो ये देखिए यहां पे आ जाइए कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस डिक्रीज इन इंटरेस्ट पेएबल। ये कैसे, ये क्या हो गया सर, ये क्या हो गया, अरे इंटरेस्ट पेएबल ये देखो क्या है, वो आपको इंटरेस्ट पेबल बताएगा, वो आपको गिवन करेगा, ओपनिंग बैलेंस देगा। इंटरेस्ट पेबल इज अ लायबिलिटी ना, करंट लायबिलिटी होती है, आपको पता ही नहीं पता ये चीज। करंट लायबिलिटी मतलब इतना डेट पे ब्याज अभी देना है, एक तो पिछले साल का और इस साल के एंड का क्लोजिंग। पिछले साल का इतना देना है, इस साल का इतना देना है, ये तो हो गया ओपनिंग क्लोजिंग। भाई ओपनिंग यहां लिख देना, क्लोजिंग यहां लिख देना, और इस साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस इतना है, सॉरी यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस इतना है, तो बेटा जो बैलेंस फिगर आएगा वो क्या है, पेड। पेड ही तो है। ये क्या है, ये इंटरेस्ट ड्यू है, इस साल का इंटरेस्ट ड्यू इतना, ये है ओपनिंग पिछले साल का, उस साल दे देंगे, और ये क्लोजिंग साल के एंड में इतना, और ये इतना इस साल का ड्यू हो गया, तो जो बैलेंस फिगर निकल के आएगी वो क्या है, क्या है, इंटरेस्ट पेड की तो है, वो पे कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं, सोचो पिछले साल का इंटरेस्ट का खर्चा आपका 10,000, पिछले साल का इंटरेस्ट का खर्चा 10,000 अभी तक नहीं दिया, कोई नहीं इस साल दे देंगे, तो ओपनिंग है इस साल का 10,000, और इस साल का इंटरेस्ट ड्यू हो गया 50,000 और ड्यू हो गया। अरे भाई अब इस साल भी तो हमने लोन लिया होगा, तो वो भी तो वो उन लोन पे भी तो ब्याज ड्यू हो गया होगा। मैं शब्द यूज कर रहा ड्यू, अब ड्यू और पेड में फर्क पता है ना आपको, ठीक है, तो ड्यू हो गया, तो ड्यू हो गया 50,000, तो इस साल आपको कितना ब्याज देना है, 60,000, कुल मिला के 60,000 देना ना, एक तो 50,000 इस साल का देना और 10,000 पिछले साल का देना है, तो 60,000 का ड्यू हो गया आपका। अच्छा साल का एंड हुआ, साल का एंड हो गया, अब साल का जब आपका एंड हो गया तो आपने देखा 30,000 रहता है सिर्फ, साल का एंड में तो आपने देखा इंटरेस्ट का जो मेरा एक्चुअली लाइबिलिटी से 30,000 की है, पूरे साल अकाउंट हमको कह रहा है 60,000 देना, लेकिन साल के एंड में आके कह रहे 30,000 देना। अबे 60,000 बोल रहा था, 30,000 कह रहा है, अब 30,000 बाकी का कहां चला गया, क्यों नहीं देना, माफ कर दिया गया लोन वालों ने, नहीं तुम दे चुके हो 30,000 का। पूरे साल तुमने लोन अगर ले भी आया तो तूने पूरे साल तुमने लोन दे भी तो दिया होगा, ऐसे थोड़ी ना पूरे साल धंधा चला और साल के एंड में ही आके जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे तभी इंटरेस्ट दोगे, इंटरेस्ट की जो बेटा जो डेट होगी उसी वक्त दोगे ना। तो मतलब 60,000 का पूरा इस साल ब्याज देना था, साल के एंड में देखा तो सिर्फ 30,000 देना बाकी है, बाकी 30,000 कहां चला गया, दे चुके हैं ना, 60,000 में से 30,000 दे चुके हैं, अब 30,000 देना बाकी है, इसलिए वो क्लोजिंग बैलेंस में लिखा है। ये तो बच्चों वाली चीजें, 11th क्लास वाली चीजें, ये बस मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो फिगर आ गई 30,000, ये क्या आ गई, ये आ गई इंटरेस्ट पेड टू कैश, ये 30,000 दे चुके हैं ना, तो हमने निकाल लिया, ये लो बैलेंस ये फिगर। कुछ नहीं करना बेटा, इसलिए कह रहा हूं लेजर ओपन करने से ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, ठीक है, ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि बेटा मैथमेटिक्स की क्लास हो रही है ना, अब यहाँ पे प्लस माइनस खेल रहे हो, जहां पे मैथमेटिक्स यूज करनी है वो मैंने आपको बताया, लेकिन जहां पे वो इनडिफरेंट हो रही है, मतलब जो टाइम आपका वहां से भी सेव हो रहा है, यहां से भी सेव हो रहा है, तो मैं कहता हूँ काउंट्स यूज करो, है ना। ये देखो, ये मैंने आप लोगों के लिए निकाली कैश पेड, ये देखो कैश पेड फॉर इंटरेस्ट, कैसे निकालेंगे, ऐसी इनकम टैक्स के साथ है, वो आपको ओपनिंग इनकम टैक्स पेबल दे देगा, क्लोजिंग इनकम टैक्स पेबल दे देगा, और आपको क्या, आपको वो भी दे देगा कि इस साल इनकम टैक्स इतना ड्यू हो गया, तो आप उसको भी प्लस माइनस करके क्या निकाल लोगे, बैलेंसिंग फिगर। याद रखना बेटा, ये इंटरेस्ट पेबल और टैक्स पेबल जो है ये एक लाइबिलिटी बैलेंस है, लाइबिलिटी बैलेंस, कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो सम बेटा मतलब इन सब के जितना भी फिर आपने ये सारा का सारा बेटा ये जो निकाला, ये देखो ये सारा, ये देखो ये प्लस था, ये माइनस हुआ, प्लस हुआ, माइनस हुआ, प्लस हुआ, माइनस, इन सबको प्लस माइनस को एक जगह इकट्ठा करके ये जो फाइनल आंसर आएगा ये क्या आएगा, नेट कैश यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फाइनल आंसर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएगा अंडर डायरेक्ट मेथड। तो यहां पे बेटा विद एग्जांपल्स मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट मेथड के अंदर कैसे आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आप कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको दोनों अप्रोचेस निकाल के बताई। अकाउंट्स इनडायरेक्ट मेथड के अंदर कोई लेजर ओपन नहीं होता, वहां पे तो बिल्कुल सिंपल गेम है, वहां पे स्टेटमेंट ओपन होती है, स्टेटमेंट बना के करते हैं या फॉर्मूला बना के। डायरेक्ट मेथड के अंदर स्टेटमेंट नहीं बनाते, क्या बनाते हैं, अकाउंट्स, सीधा खाते खोलते हैं बेटा, जो चीजें हैं उन सबके खाते ओपन होंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, डेटर्स, इन्वेंटरी, लोन, है ना, इनकम टैक्स पेबल, इंटरेस्ट पेबल, सबके खाते ओपन होंगे, ठीक है, या फॉर्मूला बनाओगे, ठीक है। दोनों मेथड से मैंने आपको करके बता दिया, अब जिन जिन लोगों को जहां जहां कंफर्टेबल हो रहा है वो उसके हिसाब से कर लेंगे। चलिए, तो यहां पे हमारा टॉपिक एंड होता है, डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच, दोनों ही हमारा खत्म हो गया, ठीक है। विद एग्जांपल्स हमने समझ लिए, दोनों तरीके हमने समझ लिए, ठीक है। पेपर में जो डिफिकल्टी बन सकती थी वो भी मैंने आपको बता दी, है ना। इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में तो बहुत ईजी है, डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं है बेटा, बस वो आपको खाते खोलने का बोलेगा, यही है। इनडायरेक्ट मेथड में ही वो छेड़छाड़ कर सकता है ज्यादा, डायरेक्ट मेथड में कुछ है नहीं बेटा, वो सिंपल है। आई नो डायरेक्ट मेथड थोड़ा लेंदी होता है, लेंदी होता है,
इसलिए वो सिंपल होता है। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड होता शॉर्टकट है, लेकिन होता टेक्निकल है ना। तो वो जो छेड़छाड़ करेगा एग्जामिनर, वो क्या करेगा, इनडायरेक्ट मेथड से करेगा। वो मैंने बताया वो कहां कहां करेगा। जैसे वो क्या करेगा, आपको नेट इनकम डायरेक्टली नहीं देगा, वो क्या करेगा, आपको उसकी आइटम्स दे देगा। अब वो करेगा खुद पहुंचो नेट इनकम के लिए, और नेट इनकम तक पहुंचाने के लिए ही बेटा वो ऐसे आपको हवा टाइट कर देगा कि आप आधे तो वहीं लुढ़क जाएंगे कि भाई हमसे नहीं निकल रहा नेट इनकम। तो यही है, वो इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि आपने जो कंसेप्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट है वो आपने ढंग से पढ़े नहीं। तो इसके लिए क्या है, जो मैंने इनकम स्टेटमेंट वाली अपनी क्लास बता रखी है, स्टेटमेंट जो बताई थी हमने पीएनएल अकाउंट वाली, आप उसको जाके देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे इनकम स्टेटमेंट बनती है, क्या क्या उसके अंदर चीजें डलती हैं, ये सब चीजें वहां पे कवर्ड है। तो यहाँ पे हमारा फाइनल टॉपिक एंड हो गया बेटा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।